हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ओरिएंटेशन एंड रिलेटिव रेट्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। देखिए, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है उसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा और इन रिएक्शंस में जो इंटरमीडिएट बनेगा उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी और उनकी एनर्जी क्या होगी और डिफरेंट 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी क्या होगी। देखिए, अगर हम 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पोजीशन 2 और 3 पर कंसीडर करते हैं तो उसमें किस तरह से रिएक्शन होगी। पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पोजीशन 2 पर। तो देखिए, इस केस में जो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। अब इससे कार्बन 2 पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मींस यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जनरेट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल इस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा। अब कार्बन 3 की बात करें तो इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ शिफ्ट होंगे तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा और जब हेटेरो एटम के पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे तो पॉजिटिव चार्ज इस हेटेरो एटम पर आ जाएगा और ये हो जाएगा इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड। अब इस रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन से लेकर इस हेटेरो एटम तक ट्रांसफर होता है, इसलिए हम इसको यहां से लेकर यहां तक रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पोजीशन 3 पर होता है तो उस केस में ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन 3 पर शिफ्ट हो जाएंगे और इससे कार्बन 3 पर एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जनरेट होगा और ये इलेक्ट्रोफाइल फिर इस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा। अब इस केस में इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस हेटेरो एटम के इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ तो आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज इस हेटेरो एटम पर शिफ्ट हो जाएगा। अब इस केस में यहाँ पर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और ये हो जाएगा इनका रेजोनेंस हाइब्रिड। अब रेजोनेंस हाइब्रिड में हम पॉजिटिव चार्ज के ट्रांसफर को इस हेटेरो एटम से इस कार्बन तक रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, इन दोनों पोजीशंस को अगर हम कंपेयर करते हैं तो पोजीशन 2 पर जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो उस केस में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं और पोजीशन 3 पर जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो उस केस में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। अब देखिए, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उस केस में जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो उतना ही स्टेबल माना जाता है। तो हम कह सकते हैं पोजीशन 2 के केस में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड इस रेजोनेंस हाइब्रिड के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो इस वजह से जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पोजीशन 2 पर होगा और माइनर प्रोडक्ट में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पोजीशन 3 पर होगा। अब बात करते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की। तो देखिए, जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पोजीशन 2 और पोजीशन 3 पर होते हैं तो डिफरेंट इंटरमीडिएट्स बनते हैं। अब कौन सा इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होगा और कौन सा इंटरमीडिएट लेस स्टेबल होगा, तो इसको समझने के लिए हम इन इंटरमीडिएट्स के एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करें तो ये क्या शो करता है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर स्टेबल इंटरमीडिएट होता है वो रिएक्शन हमेशा फास्टर स्पीड पे होगी। देखिए, ये हो गया रिएक्टेंट और इसमें अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पोजीशन 2 और पोजीशन 3 पर होता है तो 2 डिफरेंट इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन होता है। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पोजीशन 2 पर होता है तो उस केस में जो इंटरमीडिएट बनेगा वो मोर स्टेबल होगा। मोर स्टेबल का मीनिंग होगा इसकी एनर्जी कम रहेगी और जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पोजीशन 3 पर होता है
तो उस केस में ये इंटरमीडिएट बनेगा। और इस इंटरमीडिएट की बात करें तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम बनते हैं, तो ये लेस स्टेबल रहेगा, इसलिए इसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी। और ये लेस स्टेबल है इसलिए इसकी रिएक्शन स्लो रहेगी। और इस इंटरमीडिएट की बात करें तो ये मोर स्टेबल है, इसलिए इसकी रिएक्शन फास्टर प्रोसीड होगी। ये हो जाएंगे इन दोनों के प्रोडक्ट्स। देखिए, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से जो प्रोडक्ट बनता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है, और इस इंटरमीडिएट से जो प्रोडक्ट बनता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, तो ये इस प्रोडक्ट के कंपैरिजन में लेस स्टेबल रहेगा। अब अगर पायरोल, फ्यूरेन और थायोफीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी देखते हैं तो उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर ये रहेगा। पायरोल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, फ्यूरेन उससे कम और थायोफीन सबसे कम रिएक्टिव रहेगा। अब इसका रीज़न क्या होगा? तो देखिए, अगर हम पायरोल और फ्यूरेन को कंपेयर करते हैं तो पायरोल में हेट्रोएटम नाइट्रोजन होता है और फ्यूरेन में हेट्रोएटम ऑक्सीजन होता है। अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, इसलिए नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली रिंग को डोनेट कर देता है और इससे रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और ये रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स ज़्यादा रिएक्टिव हो जाती है। अब फ्यूरेन के केस में जो ऑक्सीजन है वो नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली रिंग को डोनेट नहीं करता है, तो इस वजह से रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहती है और इस वजह से रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स लेस रिएक्टिव रहती है। अब थायोफीन की बात करें तो थायोफीन के केस में जो हेट्रोएटम है वो सल्फर होता है और सल्फर के पास जो लॉन पेयर्स होते हैं वो 3p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए, सल्फर का 3p ऑर्बिटल कार्बन के 2p ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करता है और अगर 3p और 2p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की बात करें तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती है। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सल्फर एटम के अराउंड ही रहती है, मीन्स वो रिंग में नहीं जा पाती हैं, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में नहीं जा पाती है तो रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स डीएक्टिवेट हो जाती हैं। इस वजह से थायोफीन की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। देखिए, अगर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की बात करें तो पायरोल और फ्यूरेन के केस में जो ओवरलैपिंग होती हैं वो 2p और 2p ऑर्बिटल्स के बीच में होती हैं। देखिए, पायरोल में नाइट्रोजन का 2p कार्बन के 2p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है और फ्यूरेन के केस में ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल कार्बन के 2p ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करता है। इस वजह से ये ओवरलैपिंग इफेक्टिव होती है।